कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। ईश्वर हमें लकीरें देते हैं, रंग हम ही को भरना पड़ता है। नमस्कार, इनसे मिले कार्यक्रम में मैं अमृत कौर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत हम हर हफ्ते आपको किसी न किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से मिलवाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं, जो जनप्रिय हैं और प्रसिद्धि के शिखर तक जा पहुँचे हैं। तो दर्शकों, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे ही जाने माने शिक्षाविद और प्रसिद्ध साहित्यकार प्रदीप नील जी से, जिनकी रचनाएं देश की नामचीन पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के साथ साथ पुरस्कृत भी हो चुकी हैं और काफ़ी संस्थाओं से सम्मानित भी हो चुकी हैं। सो आइए सुनते हैं प्रदीप जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मिलते हैं प्रदीप नील जी से। प्रदीप जी, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमृत। प्रदीप जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमारे दर्शक भी खास करके आपसे जानना चाहेंगे कि आपने लेखन की शुरुआत कब और कैसे की और इस सफ़र का आपका अनुभव कैसा रहा? अमृत, मेरे लेखन की शुरुआत बड़े अजीबोगरीब तरीके से शुरू हुई थी। जी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। जी जी। और बीएससी फाइनल ईयर में जब कॉलेज मैगजीन निकलनी थी, हाँ जी, तो मैं अपनी पहली लघु कथा लेकर प्रोफेसर साहब के पास गया और वो जो अनुभव था मुझे याद रहेगा। उन्होंने लघु कथा को ऊपर से नीचे तक पढ़ा और बोले, कहाँ से चुरा के लाया तू? ओके। मैंने कहा, सर मैं कहीं से चुरा के नहीं लाया, मैंने खुद लिखी है। तो बोले, विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य पढ़ता तक नहीं है, हाँ जी, तो इतनी बढ़िया रचना लिख के कहाँ से लाया, सच बता बस। मैंने कहा, सर मैंने खुद लिखी है। उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया उस दिन। तो उस दिन तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था, देखो झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ जी, वो जायज़ सी बात है कि आपकी लिखी हुई रचनाओं पे आपका नाम नहीं दिया जाता, तो ऑब्वियस सी बात कर रहे है। थे हाँ मुझ जी। पे, लेकिन वो अपनी जगह सही थे। आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं उन गुरुजी का बड़ा आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी इनडायरेक्ट कि लिखो तो ऐसा लिखो लोग सोचें यार ये कहाँ से लिख के ले आया। बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी। वो जो सीख थी वो सारी उम्र मेरे साथ चलती रही। जब भी मैंने लिखा, सर को याद किया कि पाठक भी ऐसे देखे कि अरे ये कहाँ से लिख के आ गया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी लघु कथा से, क्योंकि वो दौर लघु कथाओं का था। बहुत पत्र पत्रिकाओं में लघु कथाएं ही छपती थी उन दिनों काफ़ी, और मेरी भी उस दौर में कोई 100-125 के आसपास रचनाएं छपी जी। तो वो बड़ा स्वर्णिम युग था, लघु कथाओं का युग था। वहाँ से शुरुआत हुई थी। बहुत बढ़िया प्रदीप जी। और तो आपके इस सफ़र का अनुभव आपको कैसा लगा? अमृत, में सच बताऊं, ये जो सफ़र है सबसे मुश्किल है। जी। ये रेगिस्तान का अकेला सफ़र है जो आपको खुद तय करना पड़ता है। रास्ते में कोई पेड़ नहीं है, कहीं कोई पानी का तालाब नहीं है। आपकी प्यास आपकी अपनी प्यास है और रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ता है। इसमें आप ये देखिए ना कि कोई भी जो लिखने का काम है वो सिर्फ कलम और स्याही से नहीं होता है। जी, बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी। वो कुछ दिल से, अंदर से होता आता है। या तो आप लहू से लिखते हैं, जी बिल्कुल ठीक कहा, या फिर आंसुओं से लिखते हैं। बिल्कुल बखूबी कहा सर आप। अगर आप सिर्फ स्याही से लिख रहे हैं तो आप पाठकों पे कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। तो मेरा जो सफ़र रहा एकांकी रहा। जैसे एकलव्य ने खुद अपना तीरंदाजी सीखी थी, हर लेखक एकलव्य की तरह होता है। बिल्कुल सही, उसे खुद ही सीखना पड़ता है, क्योंकि लेखन का कोई स्कूल आज तक नहीं बना है। लेखक जो है उसकी कला को आप निखार सकते हैं, लेकिन लेखन जो जन्मजात गुण है वो किसी में पैदा नहीं कर सकते आप। तो ये मैंने जो असली बात मैंने सीखी वो ये सीखी कि आपको लगातार साधना करनी पड़ती है। इसमें साधना का मतलब कोई पूजा वगैरह से नहीं है। आपको लगातार निरंतर चिंतन मनन करना पड़ता है और तब जाके आप बढ़िया कृति दे पाते हैं किसी को। बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी कि मतलब आपको मन में, बिल्कुल मन को एकाग्रता के साथ उस फील्ड में लगाना पड़ता है। कहते हैं ना कि दर्शकों, मन में अमोघ शक्ति होती है, सही दिशा में लग जाए तो ब्रह्मा से मिला दे और अगर गलत दिशा में लग जाए तो विनाश कर दे। क्या बात। सो जब भी आपको सही दिशा में आगे बढ़ना है तो मन की एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ प्रदीप जी, हमारे दर्शक आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन रहे? किनके सानिध्य में, किनकी सोबत में आपने लेखन की शुरुआत की? जैसा अमृत मैंने आपको अभी बताया
कि लेखन में कोई किसी का गुरु नहीं होता है। रही बात सानिध्य की, तो कोई जीवित व्यक्ति को मैं अपने नज़दीक नहीं पाता हूँ कभी भी। मैंने उन लेखकों को पढ़ना शुरू किया था जो आज हमारे बीच नहीं हैं। उनका शरीर नहीं है लेकिन वो अमर हैं, आज भी हमारे बीच हैं। वो जो दौर था उसमें बच्चन जी, हरिवंश राय जी, हाँ जी, हाँ जी, मंटो, इस्मत चुगताई और जितने भी उर्दू, हिंदी, और वो जो दौर था उसमें रशियन लिटरेचर अनुवाद होके आता था अपने यहाँ। अच्छा जी। उसके पात्रों के नाम याद रखना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन कहानियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती थी। वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा और आप ये मानिए कि साहित्य की हर विधा को मैंने पढ़ने की कोशिश की। बल्कि पढ़ने की ललक ऐसी थी, कहीं से सामान आता, उसका जो लिफाफा होता था अखबार से बना हुआ, उसमें भी कोई चीज़ अच्छी लगती तो मैं उसको खोल के। अच्छा, मतलब कि उपहार के साथ आए लिफाफे को भी आप एक तरह से आपने उसको भी अपने जहन में उतारा कि हर चीज़ आपने पढ़नी है, उसी की वजह से आज आप इतने विशिष्ट, इतने प्रसिद्ध लेखक भी बन गए हैं, इन सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। मैंने कि मैं हर चीज़ पढ़ूं, बहुत बहुत बहुत, और अच्छे लोगों को पढ़ूं जी, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जैसा आप पढ़ते हैं वैसे लेखक हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी। लेखक कोई ऐसा नहीं है कि जो लिखना शुरू कर दे और लेखक हो जाता है। मैं ये बात बार बार दोहराता रहता हूँ, आज फिर दोहराना चाहूँगा कि अच्छा लेखक सबसे पहले बढ़िया पाठक होता है वो। जी। अगर मैं आपकी रचनाएं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मेरी रचनाओं को लोग क्यों पढ़ेंगे? बिल्कुल सही कहा। बल्कि बड़े जो अच्छे अच्छे साहित्यकारों उन्होंने एक बात कही हुई है कि अगर आप कहीं से 1000 पंक्तियाँ पढ़ते हैं तब जाके एक लिखिए, ये नहीं कि आपने एक पंक्ति पढ़ी और 1000 लिख दिए। बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी। तो इसलिए मैं जब चिंतन मनन और उसकी बात कर रहा था, साधना की, तो मेरे दिमाग में लगातार रहता है कि मैं ज़्यादा ना लिखूं। आप देखिए ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी, लेकिन उसने कहा था एक कहानी ऐसी है, सिर्फ एक कहानी के दम पे वो अमर हैं आज भी। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा लिखने की बजाय उच्च गुणवत्ता का लिखा जाए, उसकी ज़्यादा कीमत है। मीन्स कम लिखा जाए लेकिन उच्च गुणवत्ता का लिखा जाए। अगर आप उच्च गुणवत्ता का लिख पाते हैं तो बहुत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी। गुणवत्ता बहुत जरूरी है। तो प्रदीप जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों आपकी एक किताब जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हो रही है, हर सेलिब्रिटी के हाथ में हम वो किताब देख रहे हैं। ऐसे समय में जब ये टेक्नोलॉजी का युग है, जब हम सभी इंटरनेट के आदी हो चुके हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ इंटरनेट पर उपलब्ध है, ऐसे समय में आपकी इतनी पुस्तक का प्रकाशित होना, उसका अनुभव आपको कैसा रहा? ये अनुभव बड़ा शानदार रहा अमृत। दरअसल जो हमारा युवा है वो इंटरनेट से जुड़ा, मोबाइल से जुड़ा, वो किताबें नए पढ़ने के लिए बदनाम है। जी। और प्रकाशक लगातार रोते रहते हैं कि पाठक नहीं है, कहीं भी किताबें नहीं बिकती हैं। लेखक लगातार कहते हैं कि पाठक नहीं मिल रहे हैं। जी। लेकिन मेरा तो सौभाग्य ये है कि मुझे खूब पाठक मिले। और आप ये कहिए कि किताब की सफलता में इस बात से मानता हूँ कि इसने पाठक पैदा किए। मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या था कि मेरी जो रचना है वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, आम आदमी तक। जी। आम आदमी का मतलब क्या होता है कि गांव का अंतिम व्यक्ति जो बेशक टूटे फूटे घर में रहता है, मेहनत मजदूरी करता है, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, उसके बावजूद वो अगर किताब पढ़ रहा है तो मैं तो इसको परमात्मा का आशीर्वाद मानूंगा। जी बिल्कुल सही कहा, और बहुत ही अच्छी सोच के साथ आपने इसका प्रकाशन किया कि आम आदमी तक प्रदीप जी अपनी किताब को पहुंचाना चाहते थे। भले ही दोस्तों, दर्शकों, ये युग हमारे इंटरनेट का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन अगर आम आदमी तक अपनी बात पहुंचानी है तो किताबों से बड़ा कोई भंडार नहीं हो सकता, किताबों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। सो प्रदीप जी, किताब का मैं एक फ़ायदा और बताऊँगा। हाँ जी। किताब के अंदर खुशबू होती है। जी। जब भी आप किताब उठाते हैं, ये कहती है कि मुझसे प्रेम करो। जी। आप इसे सीने से लगा सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, आप किसी को उपहार में दे सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी। और बहुत से पाठक मुझे बताते हैं कि वो रात को सोते सोते किताब को
लेके सो जाते हैं साथ में। तो मतलब कि अगर आपको दर्शकों अच्छी नींद भी चाहिए तो आप किताबें ज़रूर पढ़िए, ये जैसा कि इंटरनेट से, प्रदीप जी मोबाइल बता से रहे ये हैं। हाँ संभव जी। नहीं था, और युवा पीढ़ी भी इसको पढ़ रही है, ये मुझे और भी अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। और इसी के साथ आपने ढेरों रचनाएं लिखी और बहुत जी। सी कविताएं लिखी हैं आपने। जी। सो हम चाहेंगे कि दर्शक भी सुनना चाहेंगे आपकी एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कोई भी कविता जो आपके दिल के करीब हो। मेरी जो कविता मेरे दिल के सबसे करीब है वो है हाँ मैं हत्यारा हूँ। हाँ मैं हत्यारा हूँ बहुत लंबी कविता है, लेकिन मैं इसका एक छोटा सा अंश दर्शकों को सुना देता हूँ। इस पे एक अंश बेटियों पे है। जी। बेटी चाहे अमीर की हो या गरीब की, अपने पिता को बहुत प्यारी होती है, दुलारी होती है। वो बेशक ना भी जन्मी हो किसी राजा के घर, बेटियां तो जन्म से राजकुमारी होती वाह, हैं। क्या बात कही है प्रदीप जी। उनके सपनों में राजकुमार आते हैं, नीले घोड़े पर होकर सवार आते हैं। तब वो अपने बालों में फूल टांगती हैं और अपने पिता से चांद मांगती हैं। लेकिन मेरी बेटी ने चांद तो क्या, धुंधला सा सितारा भी नहीं मांगा। सपना बुनना तो दूर, सपना उधारा भी नहीं मांगा। वो जानती है उसका बाप बहुत बौना है, लाख चाकर भी चांद को नहीं छू पाएगा। वाह वाह, क्या बात वो कही नहीं प्रदीप। उगाती गुलाब की क्यारी आंखों में, वो जानती है उसे लेने कोई राजकुमार नहीं आएगा। उसकी आंखों के दिए मैंने बुझाए, रोज़ यही एक बात कहकर, अरे तू लाट की बेटी नहीं लड़की है, लड़कियों की तरह रहा कर। मैंने उसके सपनों को चुन चुन के मारा, फिर भी उसे मैं प्यारा हूँ। अरे तो ही तो मैं कहता हूँ कि मैं हत्यारा हूँ। हालांकि मेरे सर एक भी इल्ज़ाम नहीं है, और ये भी सच है कि दुनिया भर के पुलिस थानों में किसी भी FIR में मेरा नाम नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं निर्दोष हूँ, बेचारा हूँ। सच तो ये है कि मैं हत्यारा हूँ। हाँ मैं हत्यारा हूँ। क्या बहुत बहुत ही मार्मिक कविता आपने सुनाई प्रदीप जी। धन्यवाद। कि किसी ने, शायर ने क्या खूब कहा है दर्शकों कि झरनों में मधुर संगीत न सुनाई देता अगर घरों में लड़कियों की किलकारियां न गूंजती। सो हम सभी दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि बेटियां घर की शान होती हैं, बेटियां समाज की शान होती हैं। उनके भी कुछ सपने होते हैं, उनके भी अरमान होते हैं। अगर आप सच्चे दिल से अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाएंगे तो निश्चय ही आपकी बेटियां सही मार्ग पर चलेंगी और अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी। सो प्रदीप जी, इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहेंगे कि जो सफलता है उसके आपके लिए क्या मायने हैं सफलता के? आप सफलता को किस नज़र से देखते हैं? जी, मेरा ये मानना है कि लेखक की सबसे बड़ी सफलता होती है कि पाठक से स्वीकृति मिले उसे। जी। आखिरकार हम लिखते किसके लिए हैं? अगर मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ तो वो छपा क्यों रहा हूँ उसको? जी। अगर मैं पाठक के लिए ही लिख रहा हूँ तो पाठक तक पहुँचे भी किताब, पहुँचे कम तो लोग खरीदे उसको। जी। और पाठक खरीद कर, जब पाठक किताब खरीद लेता है तो उसका अधिकार बन जाता है कि वो आपकी आलोचना कर सकता है कि नहीं भाई बकवास था ये तो। और उस सबसे बड़ी बात वही होती है। मेरे लिए सफलता के मायने क्या है कि आप मुझे जानते हैं, मैंने आपको किताब दे दी, आप तो पढ़ ही लेंगे, वो कोई सफलता नहीं है। जी। मेरे लिए सफलता के मायने ये है कि कोई दूर दराज का पाठक, चाहे वो अपने प्रदेश का हो या पूरे भारत का हो, वो जब पुस्तक खरीदता है, पढ़ता है और अपने विचार भेजता है, तब मैं मानता हूँ कि इसने कहीं न कहीं पाठक के मन को छुआ है। आलोचना भी उतनी प्रिय होती है लेखक को जितनी प्रशंसा, क्योंकि अगर वो किताब की आलोचना नहीं सुन पा रहा है, इसका मतलब लेखक नहीं है, वो तो किताब का चौकीदार हो गया, लठ लेके खड़ा हुआ है जो। जी जी, बिल्कुल सही कहा। और जो कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरा ये मानना है कि लेखक को आलोचनाओं का भी स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और प्रशंसा को भी हाथ जोड़ के स्वीकार करना चाहिए। तो मेरे लिए सफलता ये है, जब आप कुछ लिखते हैं और उससे नए नए पाठक जुड़ते हैं, इसका मतलब आपने नए पाठक पैदा किए, लोगों तक पहुँचे आप, और लोगों से आपको स्वीकृति मिली।
ये बिल्कुल सफलता सही इसको मानता हूँ। जी। तो प्रदीप जी, जैसे कि हमारे जो आलोचक होते हैं, दर्शकों हम आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि जो आलोचक होते हैं इन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज आलोचक हमारे ग्रोथ में बहुत बड़ी भागीदारी देते हैं। और जहां हम प्रशंसकों की बात करें, जितना प्रशंसक हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, आलोचक भी उतने ही ज़रूरी हैं हमारी सक्सेस के लिए। जैसा कि अभी प्रदीप जी ने आपको बताया कि आलोचक और प्रशंसक दोनों ही हमारी सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। सो इसी के साथ प्रदीप जी, ये तो बात थी आपके अब तक के सफ़र की और आपका अनुभव कैसा रहा, और हर तरह की हमने बात की। लेकिन एक और प्रश्न मेरे जहन में जो आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन दिनों आप क्या लिख रहे हैं और आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? जी, इन दिनों मैं हरियाणवी पे काम कर रहा हूँ। जी। हरियाणवी पे काम करने का मेरे मन में क्यों आया कि कब हरियाणा प्रदेश अलग बना था। इतने समर्थ साहित्यकार अपने प्रदेश में हैं, उसके बावजूद हरियाणवी पे काम नहीं हो रहा ज़्यादा। खुद मैंने भी नहीं किया था। तो अचानक मुझे ये ख्याल आया कि हमारी जो बोली है, भाषा क्यों नहीं बन पा रही है, संविधान के 8वें अनुच्छेद में, अनुसूची में क्यों नहीं जा पा रही है। तो मुझे लगा कि हम काम करेंगे तो ही तो इसका प्रचार प्रसार होगा। तो इसलिए अब मेरा ध्यान हरियाणवी रचना करने पे है। मैंने अपने दूसरे उपन्यास पे काम शुरू किया हुआ है। इसके अलावा एक नाटक भी मैं लिख रहा हूँ, प्ले, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आम आदमी जुड़े इससे। आम आदमी जुड़े, जन जन तक आप अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं। लोगों के दिमाग में क्या है कि आम आदमी के लिए जो लिखा जाता है बढ़िया नहीं होता है साहित्य। मैं घमंड कर सकता हूँ कि मैं आम आदमी के लेवल पे क्यों उतरूँ, लेकिन जब कोई आप देखते हैं कि छोटे बच्चे से बात करते हैं तो आपको उसके पास एक बार ज़मीन पे बैठना पड़ता है, छोटे बच्चे के पास, और फिर आप धीरे धीरे उठते हैं और बच्चे को भी साथ गोद में उठा लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा लिखूँ, एक बार पाठक के स्तर पे आ जाऊँ। मैं आम आदमी के लिए लिखना चाहता हूँ, अंतिम व्यक्ति के लिए, उसके स्तर से शुरुआत करूँ, फिर धीरे धीरे मासिस से लेके क्लासिस तक पहुंचा दूं बात को। ये मेरा रहता है दिमाग में। बहुत ही शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे हम आपको आपकी भावी योजनाओं के लिए। प्रदीप जी, जो ये आप जब लेखन की ओर बढ़ते हैं, आप जब लिखते हैं, क्या कोई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है? और जो अब तक की आपकी जो ये सफ़र रहा है, इसमें कुछ संघर्ष भी आपको करना पड़ा? जी, मैंने आपको बताया था कि लेखन तो साधना है, सबसे मुश्किल सफ़र यही है। एक तो आपको मन की एकाग्रता की ज़रूरत होती है। मुझे महान मंटो की याद आती है। उनका कहना था कि मेरी 3-4 बेटियां आंगन में ऐसे घूमती थी जैसे मुर्गी के बच्चे घूम रहे हैं, और मैं ऐसे उनके शोर के बीच में ऐसे लिखता रहता था जैसे मुर्गी सबके बीच में अंडे दे रही हो। और दूसरा, इसके बिल्कुल विपरीत एग्जाम्पल है मेरे पास मोहन राकेश जी का। वो शोर में नहीं लिख पाते थे कभी भी। जब भी उन्होंने लिखना होता, पहाड़ों पे निकल जाते, अपना टाइपराइटर लेके एसी कमरे में बंद होके लिखते थे। मैं उन दोनों के बीच में खड़ा हूँ, कहीं न कहीं बैलेंस बना के। मीन्स आप दोनों ही परिस्थितियों में लिख लेते हैं, चाहे वो आपको एक बिल्कुल एकांत जगह मिले या फिर कहीं शोरगुल में भी आप अपने लेखन को मेरा ये मानना है कि जो आइडिया है, जो गर्भ धारण है, वो आप एकांत में करते हैं। वो शोर में नहीं हो सकता। आइडिया जो आएगा आपके मन में, और आइडिया आपके मन ही मन विकसित होता रहेगा। जी, बिल्कुल सही कहा। उसे कागज़ में ढालने में फिर कोई जोर नहीं आता, वो चाहे आप सबके बीच में हो, क्योंकि आइडिया आपके पास है वो। जी। और यहाँ मेरी कोशिश ये भी रहती है कि जब भी कोई आइडिया आए, मैं उसको तुरंत कागज़ पे ना लिखूं। मैं उस आइडिया को भूलने की कोशिश करता हूँ, ये सोच के कि जो आइडिया 10 दिन मेरा ही नहीं हुआ, वो पाठक का कैसे होगा। अगर वो आइडिया लगातार मेरा पीछा करता रहता है, फिर मैं उसे कागज़ पे उतारता हूँ। ये रहता है मेरा। चलिए, बहुत ही सही कहा आपने प्रदीप जी। जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो भी लेखन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सक्रिय है, और कुछ उभरते लेखक भी हमने देखे हैं आज के समय में। तो आप उन युवा जो हमारी पीढ़ी है, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? कुछ उन्हें अपना मतलब कि किस तरह से आप लेखन को बढ़ावा दे सकते हैं? उन युवा हमारी जो पीढ़ी है, उनको क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए, लेखन में कोई युवा या नवोदय या पुराना नहीं होता। मैं लेखन में खुद को आज भी नवोदित मानता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है सर। नहीं, बड़प्पन की हाँ बात नहीं है। जैसे सूरज को रोज़ उदय होना पड़ता है, वैसे लेखक को रोज़ संघर्ष करना पड़ता है। मैं किसी शिखर पे बैठ के ये नहीं कह सकता मैं स्थापित हो गया और मैं तो बहुत अच्छा लेखक हो गया। लेखक कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है, वो लगातार आपको अभ्यास करना पड़ता है उसका। तो मैं अपनी बता रहा था कि मैं लेखक बनने से पहले पाठक होता था। पाठक। तो जो मेरे युवा साथी हैं, मेरे बराबर के युवा साथी हैं, उनसे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो पढ़ें, खूब पढ़ें। लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। आप देखिए ना, मैंने कब 84 से लिखना शुरू किया था और 2017 में जाके पहली किताब आई है। जी हाँ, आपकी जो प्रसिद्ध किताब आई है प्रदीप जी, हम सभी जानते हैं दर्शकों इस किताब के बारे में। मैं भी आपको दिखाना चाहूँगी। ये किताब है जाट कवि सुन चाटनी, जो आज प्रसिद्धि के शिखर पर है। और आपको हम ढेरों शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं कि आपका पहला ही उपन्यास आया दर्शकों के बीच में और उसने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। प्रदीप जी, आपने इतनी रचनाएं लिखी हैं, हम चाहेंगे कि जाते जाते आप दर्शकों को अपनी एक और कोई सुंदर सी रचना आप दर्शकों को सुनाएं। हमारे दर्शक भी आपकी कविताएं सुनने में बहुत दिलचस्पी लेंगे और हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप एक और कविता सुनाएं। मेरी कविताएं असल में लंबी होती हैं काफ़ी, तो कुछ पंक्तियां सर हम दर्शकों के आगे मैं हत्यारों का दूसरा हिस्सा सुना देता हूं। जी जरूर। है कोई परमात्मा की बेटी इस पूरे ग्लोब पर, जो अपना हाथ उठाए और गर्व से मुझे बताए कि आज तक किसी भी पुरुष ने उसे नहीं छेड़ा या सताया, लेकिन मेरी पत्नी ने घर आकर कभी नहीं बताया कि आज फिर शहर के जंगल में किसी भेड़िए ने उसे दबोचा, पूरा ही चबा डाला या बस जरा सा नोचा। वो भेड़िए से नहीं, मुझसे डरती है जी। वो जानती है मैं कमज़ोर पुरुष भाषण देने लगूंगा, उसे छेड़े जाने का इल्ज़ाम भी उसी के सर धरूंगा। अरे फैशन करके जाओगी तो ऐसा ही होगा, लोगों से नयन मिलाओगी तो ऐसा ही होगा। लेकिन वो जानती है कि भेड़िए सिर्फ भेड़िए हैं और नोचना उनकी फितरत। शिकार चाहे 4 साल की बच्ची हो, 70 साल की बुढ़िया या सर से पांव तक बुर्के में ढकी औरत। भेड़िए श्रृंगार नहीं, शिकार देखते हैं। वाह, क्या क्या मतलब आपने बिल्कुल प्रदीप जी बहुत ही सच्ची बात आपने दर्शकों के सामने रखी है कि भेड़िए शिकार देखते हैं, श्रृंगार नहीं। क्योंकि यही आज के युग का सत्य है। हम देख रहे हैं कि कभी भी किसी बेटी का रेप होता है तो यही बात सुनने में आती है कि वो सच सवर के निकली होगी या उसने छोटे कपड़े डाले होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि 3 महीने की बच्चियां या 6 महीने की बच्चियां, उन्होंने तो कोई साज सज्जा नहीं की हुई, उन्होंने तो कुछ नहीं ऐसा किया। तो ये सिर्फ नज़र की बात होती है दर्शकों की, हम किस नज़र से देखते हैं। अगर आप जिस नज़र से अपनी समाज को देख रहे हैं उस नज़र से आप अपनी बेटी को नहीं देख सकते ना, तो ऐसी नज़र बनाइए, ऐसा अपना दृष्टिकोण रखिए कि आपकी बेटियां भी समाज में हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी में अपने कामयाबी के शिखर पर आगे पहुँचें। इसी के साथ प्रदीप जी एक हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप मैसेज दीजिए अपनी तरफ से, कोई भी मैसेज लेखकों को तो मैं दे ही चुका। हाँ, एक युवा पीढ़ी को सर कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक अध्यापक भी हैं और एक गुरु जितना ज्ञान हमारे दर्शकों को या हमारी युवा पीढ़ी को दे सकता है उससे ज़्यादा और कोई नहीं दे सकता। आप अध्यापक भी हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। हम चाहेंगे कि हमारे युवाओं को कि गलत मार्ग में वो ना भटके, उस संदर्भ में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अमृत, मेरा ही मानना है कि हर बच्चा बहुत समझदार होता है और आज की आप युवा पीढ़ी की बात करें तो उससे इंटेलिजेंट और कोई है भी नहीं। हर घर में बच्चा बहुत बढ़िया होता है। दिक्कत कब होती है? जब 4 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। 4 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर शरारत शुरू होती हैं। लेकिन जो मूल संस्कार हैं परिवार के, वो हमेशा बने रहते हैं। मैं अगर कहीं चोरी भी करने जाऊंगा तो मेरा मन कहेगा ना, ये ठीक नहीं है। तो माता पिता एक तो संस्कार दें बच्चों को। डायरेक्ट भाषण से कोई नहीं सीखता है जी। अगर मैं 20 बच्चों को इकट्ठा बैठा के उपदेश देना शुरू करूं कि बच्चों चोरी करना बुरी बात है, कोई नहीं सुनेगा उसको। बच्चे उदाहरण से सीखते हैं जी। समाज में क्या हो रहा उससे सीखते हैं। तो जो युवा पीढ़ी है, इसको करने को अगर कोई भी रचनात्मक काम मिलेगा तो उनका ध्यान बेकार की चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। तो हमें रचनात्मक कार्य में लगना चाहिए, चाहे वो ब्लड डोनेशन में लग जाएं बच्चे, पढ़ने लिखने में लग जाएं,
समाज की सफाई कर सकते हैं, गलियों के अपने शहर को चमका सकते हैं। और मेरा मानना है कि युवाओं में बहुत ताकत होती है, उन्हें थोड़ी सी दिशा मिलने की जरूरत जी है। बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी। तो दर्शकों देखा किस तरह से प्रदीप जी ने हमारे साथ एक दूरदर्शन पर खास बातचीत की। तो ये थी हमारी बातचीत प्रदीप नील जी के साथ। तो दर्शकों इसी तरह अगले हफ्ते फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपसे लेते हैं अलविदा। नमस्कार।